पलक नीचे आती है। उसे पूरे हॉल में कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर कुशल जी और अक्षय बैठे हुए थे। आराधना जी उन दोनों को खाना सर्व कर रही थी। पलक भी चुपचाप जाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। आराधना जी पूछती हैं, पलक क्या हुआ, आज तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? पलक जवाब देती है, कुछ नहीं माँ, बस कॉलेज की वजह से थोड़ा थक गई हूँ। इतना कहकर पलक अपना खाना खाने लगती है। आराधना जी को भी लगता है कि शायद कॉलेज की वजह से थक गई होगी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती। अभिमन्यु आगे आगे और उसके पीछे राजवीर और शिव आ रहे थे। शिव हमेशा की तरह उछल कूद करते हुए चल रहा था और राजवीर, अभिमन्यु बिल्कुल शांत। अभिमन्यु सीढ़ियों से ही नीचे बड़े से हॉल को देखता है। जो हवेली कल बिल्कुल खाली और सुनसान थी, उसमें आज बहुत चहल पहल मची हुई थी। उसकी नजर सबसे पहले अपने दादू सा दिग्विजय सिंह राठौड़ पर जाती है, जो आज अपनी भरी हुई हवेली को नम आंखों से देख रहे थे। उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उन्हें देखते हुए अभिमन्यु भी मुस्कुरा देता है। अभिमन्यु धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आने लगा। उसकी नजरें एक एक करके सबको स्कैन कर रही थी। वो नीचे आकर जैसे ही खड़ा हुआ, एक लड़की भागते हुए आकर उसके गले लग गई। अभिमन्यु ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। अभिमन्यु उस लड़की को देखता है जो उसके गले लगी हुई थी और प्यार से कहता है, क्या हुआ ख्याति? ख्याति जवाब देती है, आई मिस यू सो मच भाई सा। ये है अभिमन्यु की छोटी बहन ख्याति सिंह राठौड़। ये भी शिव के उम्र की ही है, बस उससे 1 महीने की छोटी है, जिसकी वजह से शिव इन पर अपने बड़े होने का रौब झाड़ते रहते हैं। अभिमन्यु अभी भी ख्याति का सर प्यार से सहला रहा था। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु भी प्यार से कहता है, आई मिस्ड यू टू बच्चा, ऐसे उदास मत होइए, अब तो आप यही है ना हमारे पास। अभिमन्यु की बात सुनकर ख्याति मुस्कुराते हुए उससे अलग होकर अपना सर हिला देती है। बाकी सभी भाई बहन का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सबके कानों में शिव की नाराजगी भरी आवाज पड़ती है। शिव कहता है, ये आप सही नहीं कर रहे भाई साहब। जब हम आपसे मिलने आए तो आपने हमसे बात नहीं की, उल्टा हमें और कंफ्यूज कर दिया, और यहाँ आप इस चूहिया से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। शिव की शिकायत सुन अभिमन्यु अपना रुख उसकी तरफ करते हुए उसे अपनी ठंडी नजरों से देखता है, जिसे महसूस कर एक बार को तो शिव भी सिहर उठता है। अभिमन्यु भी धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और शिव धीरे धीरे पीछे हो रहा था। उसे अब अपने कहे शब्दों पर अफसोस हो रहा था। वो हकलाते हुए कहने की कोशिश करता है, भाई साहब, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अब तक अभिमन्यु भी उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था और बड़े गौर से शिव के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। अभिमन्यु को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर अब तो शिव के पसीने छूटने लगे थे। वो फिर से डरते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, जो उसे देखकर शैतानी मुस्कान दे रहा था। उसे इस तरह से मुस्कुराता देख अब शिव के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ में आता है कि वो फिर से अपने भाई के जाल में फंस गया। शिव बेचारी सी शक्ल बनाकर कहता है, इस बार भी आप जीत गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखना हम ही जीतेंगे। शिव की बात सुनकर अभिमन्यु उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, हमने आपसे कितनी बार कहा है, अगर किसी को डराना है तो उसके दिल में अपने लिए डर पैदा करो। इस तरह किसी की पीठ पर चढ़ जाने से आप बहादुर नहीं बन जाते। अगर किसी को झुकाना है तो उसे डराना सीखो। अभिमन्यु की बातों से साफ जाहिर था कि वो सच में अपने आगे लोगों को झुकाने की काबिलियत रखता है। वो ऐसे ही इतनी कम उम्र में कामयाब नहीं है। उसकी कामयाबी के पीछे है उसकी मेहनत, लगन और किसी को भी अपने सामने झुकाने का जज्बा। अभिमन्यु शिव के पीछे देखता है, जहां एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने राजस्थानी पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे, मगर श्रृंगार के नाम पर सिर्फ गले में एक माला और कानों में छोटे छोटे राजस्थानी बूंदे और सर पर राजवाड़ी मांग पट्टी पहने खड़ी हुई थी। अभिमन्यु अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। उस औरत के सामने पहुंचकर अभिमन्यु नीचे झुकते हुए उनके पैर छू लेता है। वो औरत भी अभिमन्यु को खुश रहने का आशीर्वाद देकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। ये है अभिमन्यु की माँ गायत्री सिंह राठौड़। अपने पति के गुजर जाने के बाद ये बहुत चुप चुप रहती है, न जल्दी किसी से बात करना और न मिलना। अभिमन्यु अपनी माँ के गले लगे हुए ही कहता है, कैसी है आप माँ? गायत्री जी जवाब देती हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है, और अब आपको देख लिया है ना, अब और भी ठीक हो जाएंगे। अभिमन्यु उनकी बात सुन मुस्कुरा देता है। वो गायत्री से अलग होते हुए बाकी सबको देखता है। अभिमन्यु सामने खड़े एक कपल के पास जाता है, जिन्होंने भी राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। औरत ने पारंपरिक पोशाक के साथ 16 श्रृंगार किया हुआ था
और आदमी ने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। वो उनके पास जाकर दोनों के पैर छूता है। दोनों भी उसे मुस्कुराते हुए खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ये है अभिमन्यु के ताऊसा धीरज सिंह राठौड़ और उनके बगल में खड़ी औरत उनकी पत्नी और अभिमन्यु की ताईसा कला सिंह राठौड़। ये दोनों राजवीर के माता पिता हैं। फिर अभिमन्यु उनके बगल में खड़े कपल के पास जाता है, जिन्होंने भी राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। औरत ने हरे घाघरे के साथ 16 श्रृंगार किया हुआ था और आदमी ने भी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। अभिमन्यु उनके भी पैर छूता है और वो भी मुस्कुराते हुए उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ये है अभिमन्यु के काकूसा धनंजय सिंह राठौड़ और उनके बगल में खड़ी औरत उनकी पत्नी और अभिमन्यु की काकीसा निर्मला सिंह राठौड़। शिव इनका ही छोटा बेटा है। अभिमन्यु वहां खड़े सबसे आखिरी कपल के पास जाता है, जो कब से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभिमन्यु उनके भी पैर छूता है तो वो दोनों भी उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ये है अभिमन्यु की बुआ सा सुगंधा रजावत और उनके बगल में खड़े आदमी अभिमन्यु के फूफा सा उदय रजावत। अभिमन्यु की बुआ उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, कितना बड़ा हो गया से तू छोरा। जब आखिरी बार तन ने देखा था तो तू अपना माँ का पल्लू तक न छोड़ता था, मगर अब देखो तू तो घना फूथरा हो गया से। अपनी बुआ की बात सुनकर अभिमन्यु झेप जाता है और वही शिव की झोरों से हंसी छूट जाती है। शिव बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या कहा बुआ सा आपने? ये ताईसा का पल्लू नहीं छोड़ते थे? फिर तो ये उनके पीछे पीछे दिन भर चकर घिन्नी की तरह घूमते रहते होंगे। शिव की बात सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। खुद का इस तरह मजाक बनते हुए देखकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है। वो साइड टेबल पर पड़े छोटे से बांस को उठाकर शिव की तरफ फेंकता है, मगर शिव जल्दी से बचकर हंसते हुए वहां से भाग जाता है। अभी अभिमन्यु और गुस्सा करता उसके पहले ही उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है।